जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उत्तराखंड एग्जाम को लेकर जो हमारी मॉक सीरीज चल रही थी, हम इसी मॉक सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इस मॉक सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, लेखपाल, इन सभी एग्जामों के लिए ये मॉक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोर्स में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीटी डिफेंस एकेडमी से लगभग 500 से ज़्यादा छात्रों का डिफेंस में सिलेक्शन हो गया है भाई। तो शुरू करते हैं हम आज का मॉडल पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गढ़वाली यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये 1901 में हुई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि गढ़वाल पत्र की स्थापना कब हुई थी, किसकी? गढ़वाल पत्र की स्थापना, तब आप आंसर दोगे कि गढ़वाल पत्र की स्थापना 1905 में हुई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना, डिबेटिंग क्लब की स्थापना, क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो तब आप आंसर दोगे कि ये सर 1870 में हुई थी। ठीक इसी के एक साल बाद अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब हुई थी, किसकी? अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत, ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी 1871 में। इसी तरह से हम वो सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष बोले तो प्रेसिडेंट, तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। कौन थे? जयदत्त जोशी जी, ठीक है। और कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मंझेड़ा अल्मोड़ा में, मंझेड़ा अल्मोड़ा में। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग कहां से शुरू होता है? तो सबको पता होगा इसका पैदल मार्ग चोपता से शुरू होता है। हाल ही में किसे उत्तराखंड के कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यह है पवनदीप राजन। पवनदीप राजन जो है इंडियन आइडल 2021 के विनर थे भाई। 2021 के इंडियन आइडल के विनर कौन थे? पवनदीप राजन। ये अपने प्यारे उत्तराखंड में चंपावत से हैं भाई, ठीक है। और इन्हें हाल ही में कला, संस्कृति तथा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट किस वर्ष फतेह किया? तो 23 मई 1984 में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया। अब बछेंद्री पाल से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही है, ये तो आप सभी साथियों को पता होगा। बछेंद्री पाल के जन्म की बात की जाए तो 1954 उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पद्मश्री कब मिला था बछेंद्री पाल को, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि 1984 में। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 1986 में मिला, 1986 में मिला, और पद्म विभूषण इन्हें 2019 में मिला। जो बछेंद्री पाल है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी भाई, जिन्हें सन 1984 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और जो बछेंद्री पाल है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने वाली 5वीं पर्वतारोही है भाई। इतनी कहानी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंवार वंश में उच्च अधिकारी होते थे तो वो नेगी होते थे भाई। तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जौनपुर से संबंधित है, जौनपुर क्षेत्र से। आपको पता होना चाहिए जो तांदी नृत्य है माघ के महीने में किया जाता है भाई। और तांदी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी और जौनपुर
लिख लेना भाई, उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में किया जाता है। गोल वृक्ष पर्वत चरेक का डांडा किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी ने सुना होगा चरेक का डांडा। आप कोटद्वार से बिलोंग करते होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो भी विद्यार्थी कोटद्वार से होगा जिन्होंने चरेक डांड के बारे में सुना होगा। तो ये किस जनपद में है? तो ये पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, दिगाली चौड़ ब्रह्मदेव मंदिर नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये चंपावत में। कहाँ है? चंपावत में। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? तो ये प्रसिद्ध रचना जो है भजन सिंह की है। थल में शिव मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये रुद्र चंद्र जी के द्वारा की गई भाई। चंद वंश के समय मंदिरों की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? तो मठपाल। जो भी मंदिरों की रक्षा करने वाला था उसे मठपाल कहते थे। अगर मैं बात करूं फूलों की रेख देख करने वाले को, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फूलों की रेख देख करने वाले को क्या कहा जाता है, तो तब आप आंसर दोगे कि फुलोरिया। क्या आंसर दोगे? फुलोरिया। त्रिपुरा सुंदरी पर्वतीश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये अद्योत चंद्र के द्वारा, उद्योत चंद्र के द्वारा। निम्न में से किस चंद शासक को शाहजहां द्वारा कुमाऊं का जमींदार घोषित किया गया? तो वो थे आपके बाज बहादुर चंद। कौन थे? बाज बहादुर चंद। आगे आपसे कह रहा है निम्न में से सुमलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले भतुज मेला जो है वो चमोली दे रखा है, तो भतुज जो मेला है वो चमोली में ना होकर ये होता है आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है। केदारनाथ में रक्षाबंधन में ये पर्व मनाया जाता है भतुज मेला। जाख मेला रुद्रप्रयाग में होता है, बिल्कुल सही। सुनेती मेला बागेश्वर। गुड़ केदार मेला अल्मोड़ा, बिल्कुल ये तीनों सही थे। इनमें जो गलत था वो ये था। ठीक है। सप्त ऋषि कुंड कहाँ स्थित है? तो सप्त ऋषि कुंड ये गंगोत्री में। कहाँ है? गंगोत्री में। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सप्त ऋषि मंदिर कहाँ स्थित है, तो तब आप आंसर दोगे कि सप्त ऋषि मंदिर हरिद्वार में। कहाँ है? हरिद्वार। ठीक है। देखो कभी कभी क्या गंगोत्री यमुनोत्री ना दे के वो जिले वाइज दे देता है, तो उत्तरकाशी के गंगोत्री में, जिला उत्तरकाशी गंगोत्री। ठीक है। उत्तरकाशी याद रखना भाई। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। आदि बद्री मंदिर समूह में कुल कितने मंदिर हैं? तो इसमें टोटल आपके 16 मंदिर हैं भाई। कितने? 16। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जय विजय पर्वत किसके संगम के दोनों ओर है? तो ये विष्णु प्रयाग के दोनों ओर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो जिला दंडाधिकारी। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड वन पंचायत का गठन किस वर्ष हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे कि सर इसका गठन हुआ था 1931 में। ठीक है। चलिए, शीतल राज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो पर्वतारोहण है। आपको पता होना चाहिए कि शीतल राज पिथौरागढ़ जनपद से हैं और शीतल राज ने 15 अगस्त 2021 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह किया था भाई। अगला क्वेश्चन है कि जनपद उधम सिंह नगर में हिमालय फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये काशीपुर में स्थित है भाई। आगे आपके पास कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे 520 वर्ग किलोमीटर। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो तब आप आंसर देते कि 1936 में हुई थी। कहाँ स्थित है? पौड़ी और नैनीताल में।
अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है भाई। जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो नाम था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का जो है नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और अंत में 1957 में इसका दोबारा नाम चेंज किया गया और इसका नाम रख दिया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी को पता होना चाहिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। तो ये चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक है उसमें मिल जाएगा भाई। आगे है, राज्य में निशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी आपकी 1985 में, 1985। अब 1985 तो ऑप्शन में है नहीं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, गौतम कुंड किस जनपद में स्थित है, तो गौतम कुंड आपका देहरादून में है भाई। कहाँ है, देहरादून में। आगे है, किस से सिद्ध में लोग पुत्र की प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं, तो वो है आपके कालू सिद्ध जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 केदार में चतुर्थ केदार किसे कहा जाता है भाई। तो मैं आप सभी साथियों को पांचों केदार के बारे में बता देता हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी केदार पूछा जाए तो आप आसानी से उसे कर लो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम केदार किसे कहा जाता है तो तब आप आंसर दोगे केदारनाथ को। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय केदार किसे कहा जाता है, तब आप आंसर दोगे कि मद महेश्वर को द्वितीय केदार कहा जाता है। तृतीय केदार तुंगनाथ को कहा जाता है, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ को कहा जाता है और पंचम केदार कल्पेश्वर को कहा जाता है। तो आपसे चतुर्थ केदार पूछा था ना, तो रुद्रनाथ आपका आंसर होगा। क्या होगा, रुद्रनाथ। अब देखो, जो रुद्रनाथ जो आपका रुद्रनाथ है, रुद्रप्रयाग में जो रुद्रनाथ चमोली में स्थित यह मंदिर पंच केदारों में चौथा केदार है, ठीक है। और रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर देगा कि जो रुद्रनाथ है इसमें भगवान शिव के किसकी पूजा होती है, तो तब आप आंसर दोगे शिव के रौद्र मुख की पूजा। आगे है, पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 822 में। आपको पता होना चाहिए जो पाताल भुवनेश्वर है वो कहाँ है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भाई पाताल भुवनेश्वर गुफा, तो तब आप आंसर दोगे कि ये गंगोली घाट में। कहाँ है, गंगोली घाट। अब ये गंगोली घाट कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में। अगर इसके संस्थापक की बात करेगा कि पाताल भुवनेश्वर के संस्थापक कौन थे, तो तब आप आंसर दोगे कि शंकराचार्य। चलिए, इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो सही नहीं है, तो देखो आपका अल्मोड़ा मुद्राएं कुणिद राजवंश से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही है। सोमवारी महाराजा आश्रम किस जनपद में स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में नहीं है भाई, ये कहाँ है, तो तब आप आंसर दोगे ये रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आगे फिर से आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो आपका सिडकुल है ना, उत्तराखंड का सिडकुल का मुख्यालय ये हरिद्वार में ना होकर देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, अंतरज्वाला नामक मासिक पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती है, तो ये पौड़ी से होती है भाई। किस प्रसिद्ध यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, तो नंदा राज यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है भाई। नान, नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये केशव दास चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है भाई। तराई जिले का गठन हुआ था 1842 में और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तराई क्षेत्र के संस्थापक कौन थे, तो राम सुमेर शुक्ला जी थे।
आगे है इनमें से सुमेलित जो नहीं है, मतलब जो सही नहीं है। तो देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन की स्थापना हुई थी, वो स्थापना हुई थी आपकी 2003 और 2004 में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप सभी को पता होगा कि चैत के महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। तो अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपको फूलदेई त्योहार तो पता ही होगा, काफ़ी लोग स्टेटस भी लगाते हैं फूलदेई में, एक गाना भी फेमस है, आपने वो भी सुना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र जो है ये मुक्तेश्वर में नहीं है, ये आपका पड़ता है भीमताल। कहाँ पड़ता है? भीमताल, नैनीताल में भाई। ठीक है, देखो स्पर्श गंगा अभियान 2009 में प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है ये भी। सौंग गंगा की सहायक नदी गंगा नदी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध कहाँ है? भीमताल, नैनीताल। अगला क्वेश्चन है इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो आप सभी को पता होगा भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया, तो ये 1 अक्टूबर 1932 से। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो गया क्योंकि सबको पता है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो अपने प्यारे उत्तराखंड में 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बट डेट थोड़ी सी आदमी कंफ्यूज रहता है कि डेट कब हुई थी, तो काफ़ी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। कला में बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी होती है, तो अधिकतम उम्र होती है 62 साल। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि विश्व की रोटी की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है, तो पेरी को कहा जाता है भाई। CBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1963 में CBI की स्थापना की गई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रॉ की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में। अगर NSG की स्थापना की बात करेगा तो NSG की स्थापना हुई थी 1984 में। और NIA की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि NIA की स्थापना हुई थी 2009 में। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। UNO दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो UNO डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। आगे है राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कितने महीनों के लिए लागू होता है, तो वो 6 महीने के लिए लागू रहता है भाई। आगे आपके पास कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह जी थे भाई। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि राजस्व नीति, तो राजस्व नीति भारत सरकार द्वारा, राजस्व नीति, राजस्व नीति। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है रिजर्व बैंक से, RBI इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे RBI के गवर्नर है वो कौन है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास भाई। और ये कौन से गवर्नर हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 25वें गवर्नर है। ठीक है, RBI की स्थापना हुई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि RBI की स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। अगर RBI के राष्ट्रीयकरण की बात करूं तो RBI का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज कब हुआ था RBI, तो तब आप आंसर दोगे कि 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
आरबीआई बना कब था? 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झाड़ियों का अध्ययन आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? तो कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है भाई। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है। ये आपके पास जहीर उद्दीन मोहम्मद ने मुगल शासक बनने के बाद नाम ग्रहण किया बाबर का। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि फूलों का जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है क्या? फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डेविस लैंडस के द्वारा लिखी गई है। नागालैंड के पहाड़ किस कारण बंजर होते जा रहे हैं? तो स्थानांतरित जुताई के कारण। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो ये इटली का था भाई। इटली। ठीक है, इटली नहीं, इटली। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? सम्मिलित है मतलब, तो व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में, बिल्कुल सही। काबा स्थित है मक्का में, बिल्कुल सही। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, बिल्कुल सही। तो ये सभी बिल्कुल सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? वो है आपका इंदिरा पॉइंट। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे भाई? तो ये थे आपके घनश्याम दास बिरला जी। घनश्याम दास बिरला जी। मुगल साम्राज्य का प्रथम बार प्रांतों में विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। पकुआ बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका बागेश्वर में पड़ता है। ईथरनेट का संबंध किससे है? तो ईथरनेट का जो संबंध है वो लेन से है। और लेन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो तब आप आंसर दोगे कि लोकल एरिया नेटवर्क। एरिया नेटवर्क। ठीक है। सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीडीएमए का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो संविधान के मूल सिद्धांत था भाई नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय। नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो कहां स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है भाई। स्काउटिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना बेडेन पावेल के द्वारा की गई। गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड जी थे। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है भाई। किस देश की संसद को मंजलिस नाम से जाना जाता है? तो वो ईरान की संसद है। रूस की संसद तो आप सबको पता होगा क्या होती है? ड्यूमा। अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम होता है शोरा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में जापान की संसद बताना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है भाई। ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1967 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया था? तो 343 के तहत। तो 74वां प्रश्न है, जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती है। तो जिस क्रिया में 2 कर्म यूज़ किए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए द्विकर्मक क्रिया करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जो द्विकर्मक क्रिया है वही कहलाती है जिस भी क्रिया में 2 कर्म यूज़ किए जाते हैं। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ
स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। और इसको दो कर्मों की क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि उसका जो अर्थ है उसको स्पष्ट रूप से उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से बताया जा सके, इसलिए क्या होता है उसमें दो कर्मों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है, तो शिक्षक ने क्या किया? विद्यार्थी को पुस्तक दी। दो यहाँ पे कर्म है, एक तो विद्यार्थी पे शिक्षक क्या है? कर्ता है। तो कर्ता ने क्या किया? एक तो विद्यार्थी के ऊपर कार्य किया और एक पुस्तक के ऊपर, दो कर्म उसने यूज़ किए, है ना। तो विद्यार्थी और पुस्तक दो ये कर्म हैं। और अगर हम इन दोनों में से एक भी अगर हमको नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। जैसे कि हम बोलेंगे शिक्षक ने विद्यार्थी को दी, अब क्या दी ये तो पता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें दो कर्म, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो कर्मों का यूज़ करना जरूरी है। तो उसी को ही क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मुझे पुस्तक दी वह तुम्हारी है। इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या देखनी है। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम कितने हैं? ऑप्शन देख लें, 3, 7, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा 5। 5 सर्वनाम कैसे, आइए देख लेते हैं। तो सर्वनाम पहले तो किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आ गया राजू, राजू एक अच्छा लड़का है। ठीक है, वह, अब हम उसके लिए क्या कह रहे हैं? राजू रिपीट नहीं कर रहे बल्कि अब हम कह रहे हैं वह रोज़ स्कूल जाता है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट अब राजू नहीं कहा बल्कि उसके जगह में हमने वह यूज़ कर दिया, तो इसी को सर्वनाम कहते हैं। यही सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन सा? वह, जो कि संज्ञा की जगह में यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें देखना है कि यहाँ पे कितने सर्वनामों की संख्या है। तो वो है संख्या है 5 है। कैसे? एक तो हो गया उसने, मुझे, जो, वह और तुम्हारी। ये कितने हो गए? 5 इसमें सर्वनाम है। कौन कौन से? उसने, मुझे, जो, वह, तुम्हारी, ये सारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पे सर्वनाम है जो मैंने आपके दिखा दिए। आगे देख लेते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द क्या है? सर्वनाम है। वही सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम, यानी कि वो सबके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर के सबके लिए होकर सबका नाम होते हैं और प्रयुक्त किए जाते हैं। इस किसी एक का विशेष के यह प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। तो इसके भेद देख लेते हैं। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। अब हमें देखना है कि इनमें से क्या सुमेलित नहीं है। तो पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठकगण, जो कि करेक्ट है। अखबार आगत शब्द है, बिल्कुल सही है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो जगन्नाथ है ये इसका संधि विच्छेद गलत है, तो जगन्नाथ इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, इसको किस प्रकार से करते हैं? जगह तब आधा त आएगा, फिर नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो जगन्नाथ है यही क्या है? सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आमरण शब्द में के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो जो आगे शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। क्या कहा जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं। और एक होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय कहाँ होते हैं? शब्द के बाद में यहाँ पे जोड़े जा प्रत्यय होते हैं और जो आगे जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। गुरुवती, गुरुनी, गुरुआइन या गुरुआनी। तो सी ऑप्शन यानी कि गुरुआइन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गुरुआइन क्या है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं इसमें देखेंगे हम। तो जो पहली पंक्ति है वो करेक्ट हो जाएगी, यानी कि श, 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 ह
ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन आखिर होते क्या है? तो जिन व्यंजनों को बोलने में अधिक वायु निकलती है मुंह से और घर्षण पैदा होता है और साथ में ही ऊष्मा यानी कि गर्मी भी निकलती है मुंह से, तो वही क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनको आप बोल करके देख भी सकते हैं। जब आप इनको बोलेंगे तो आपके मुंह से क्या है? वायु भी अधिक निकलेगी और उसके साथ साथ गर्मी जो होती है वो ज़्यादा निकलती है मुंह से और घर्षण पैदा होता है। इसको बोलने में हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है ना, तो वही क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि शलजम वाली श, खटकुण वाली श, सपेरा वाली स, व ह, ये 4 जो अक्षर हैं यही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशुता शब्द उदाहरण है। तो पशुता शब्द किस चीज़ का उदाहरण है? यह है भाववाचक संज्ञा का। भाव क्या होता है? भाव जिन्हों को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, वही क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा का ही एक भेद है ये भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अर्थात वह शब्द जो किसी पदार्थ या फिर चीज़ का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल उन्हें हम अनुभव कर सकते हैं और इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है उसका, ठीक है। जिनका कोई आकार या फिर रूप नहीं होता, जैसे कि मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन, परायापन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख, मानवता, मुस्कुराहट, नीचता, क्रोध, चढ़ाई, ऊंचाई, चोरी आदि। इन चीज़ों को क्या है? हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं इसका। तो यही क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त का उच्चारण होता है। तो त का उच्चारण कहाँ से होता है? त का होता है दंत से, यानी कि ये दंत वर्ग। त किससे आते हैं? जो त वर्ग है इसमें सारे ही त वर्ग में क्या है? ता, था, दा, धा, ठीक है। ये सारे क्या है? दंत से इनको बोला जाता है। तो दंत वर्ग के अंतर्गत ये आएंगे, ता वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना है ना, हथियाना ने किसी चीज़ में कब्जा कर लेना, उसी को हथियाना कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे कौन सी है? तो इसमें है नाम धातु। कैसे? आइए देखते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, संज्ञा और विशेषण आप ध्यान से देखिएगा, संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में हथियाना या फिर अपनाना ये क्या है? क्रियाएं हैं और ये हाथ और अपना इन सर्वनाम से बनी हुई है, ठीक है, इन सर्वनामों से बनी हुई है। अतः ये नाम धातु क्रियाएं। हाथ तो क्या है? संज्ञा हो गया और अपना क्या है? सर्वनाम, और इनसे ही क्या बनी हुई है? हाथ से हथियाना, वहीं अपना से अपनाना। अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए कि लोकोक्ति कौन सी है। पहला है तिल का लड्डू बनाना, दूसरा है आ बैल मुझे मार, तीसरा है टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, और चौथा है घाट घाट का जूस पीना। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा कि आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझ के मुसीबत को अपनी ओर बुलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बलराम का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो बलराम का पर्यायवाची होता है बलभद्र, ये आप ध्यान रखेंगे। बलराम का पर्यायवाची बलभद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित है? तो वो हमें देखना है। तो सुषुप्ति का विलोम शब्द जागृति है, ये तो सुमेलित है। वहीं संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, यथार्थ का विलोम आदर्श, और सभी ये क्या है? ये सभी क्या है? सुमेलित हैं। तो इसमें डी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती शब्दों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। तो शब्दों का मेल पूछा जा रहा है आपसे, तो जो शब्दों का मेल होता है उससे क्या विकार होता है? उसे कहते हैं समास। शब्दों के मेल से होता है समास, शब्द प्लस शब्द, ठीक है, वो होते हैं समास। वहीं अगर वर्ण पूछा जाए आपसे कि वर्णों के मेल से क्या विकार होता है, तो वर्णों के मेल से होता है संधि। ये बात आप ध्यान रखेंगे। संधि में वर्णों का मेल होता है, यानी कि एक एक अक्षर को मिला करके बनाया जाता है। वहीं जो समास होता है उसमें शब्दों से मिलकर के, शब्द प्लस शब्द बन करके क्या बनते हैं? समास बनते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेंगे हम।
जैसे कि माता और पिता, माता और पिता को जोड़ करके क्या है, हम बोलते हैं माता पिता, ठीक है, बोलते हैं माता पिता। तो ये क्या कहलाएगा, समास ही कहलाता है, इसमें द्वंद्व समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी, दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है वह समास कहलाता है, वहीं दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, उसने खाना खाया और सो गया, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, आप यह बताइए कि आपकी समस्या क्या है। तो इसमें उसने खाना खाया और सो गया, यही क्या है, संयुक्त वाक्य है, उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तीर्थ, नरम, गरम, नरक। तो तीर्थ क्या है, यही तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो कि संस्कृत से एज इट इज़ अब हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं उसी प्रकार से अब हिंदी में भी उनको यूज़ किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। अब जबकि नरम, गरम, नरक ये सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं, जिनमें कि बदलाव होकर के ये इस प्रकार से बन जाते हैं। इनको संस्कृत में इस प्रकार से नहीं बोला जाएगा, नरम, गरम व नरक को, लेकिन जो तीर्थ है वो संस्कृत में भी इसी प्रकार से यूज़ किया जाता है और हिंदी में भी, तो वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। जो आंचलिक रचनाएं होती हैं, आंचलिक रचनाकार हम कहते हैं ना, तो किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, जाति विशेष से, स्वदेश विशेष से, लोक विशेष से या क्षेत्र विशेष से। तो क्षेत्र विशेष से ये संबंधित होती है, यानी किसी क्षेत्र के बारे में अगर कोई रचनाकार वहाँ के बारे में लिख रहा है तो उसी को आंचलिक रचनाकार कहते हैं, जैसे कि शैलेश मटियानी है हिंदी में। उसी प्रकार से क्योंकि वो किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखते हैं, तो जिस क्षेत्र विशेष से लिखते हैं तो उन्हीं को ही आंचलिक रचनाएं कहते हैं, और जो इनको लिखते हैं उन्हें आंचलिक रचनाकार कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या है, यानी कि जो संबंध दर्शाता है एक दूसरे के बीच, है ना। तो संबंध का है का और के, का और के है संबंध कारक। और कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और का और के क्या है, संबंध कारक का चिन्ह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्युनिसिपालिटी के कारनामे निबंध व्यंग शैली में किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये निबंध एक म्युनिसिपालिटी के कारनामे, तो ये निबंध जो व्यंग शैली में यानी कि एक तंज कसा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ये इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। किस्सा, कोताह तथा चांद की वर्तनी निम्न में से किसकी रचनाएं हैं। तो यह जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, किस्सा, कोताह तथा चांद की वर्तनी, यह रचनाएं हैं राजेश जोशी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कम से कम शब्दों में दर्शकों तक सूचना देना टीवी समाचार का कौन सा चरण कहलाता है। तो अलग अलग से चरण होते हैं, उन्हीं में से कम समय में अधिक से अधिक जब सूचना टीवी जो समाचार आते हैं उसको क्या कहा जाता है, फ्लैश कहा जाता है। देखते हैं ना हम कभी जब न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ फ्लैश वहाँ पे दिखाया जाता है। तो फ्लैश का मतलब होता है कि कम से कम समय में कम से कम शब्दों में दर्शकों तक अधिक से अधिक समाचार को देना, सूचना को देना। आगे हमारे पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का आपके पास सीरीज का, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करोगे भाई, डिफरेंस चेक कर रहे होंगे। 17 और 24 में आपके पास 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 24 और 34 में आपके पास 10 का डिफरेंस है। 34 और 31 में मतलब -3 हो रहा है, और 31 और 51 में +20 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे कोई पैटर्न नहीं पता चल पा रहा है भाई, तो मैं क्या करूँगा, फिर दूसरा पैटर्न चेक करके देखूंगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी सीरीज के क्वेश्चन में कई तरह के पैटर्न लग सकते हैं, बट हमेशा याद रखना जो पैटर्न UKSSC कंडक्ट कराएगा वही पैटर्न आपका सही होगा। यहाँ मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 17 का डबल 34 होता है, मतलब मैं 17 में अगर 17 को ऐड करता हूँ तो मेरे को 34 मिलेगा। 34 में फिर मैंने 17 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 51 मिल गया। 51 में फिर मैंने क्या ऐड किया, 17 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 68 मिल गया। तो मुझे बिल्कुल पता चल गया कि एक छोड़ के आगे क्या हो रहा है, 17 का प्लस हो रहा है। तो ऐसे मैं ऊपर चेक करूंगा, जब मैं यहाँ चेक कर रहा हूं
तो 24 में मैं क्या जोड़ूं कि 31 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 7। 31 में क्या जोड़ूं कि 38 आ जाए प्लस 7। अब देखो इस वाली जो सीरीज है इसमें चल रहा है क्या +17 और इसमें चल रहा है क्या +7। हमें पता चल गया भाई, एक पर्टिकुलर लॉजिक पता चल गया। अगर यहाँ +7 हो रहा है, यहाँ भी +7 हो रहा है, तो आगे भी +7 होगा। तो अगर 38 में +7 जोड़ रहे होंगे तो ये आपके पास 45 आपके पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। इस तरह से आप चेक करोगे। अगला क्वेश्चन है कि 50 को क्या लिखते हैं, 65 लिखा जाता है, तो 101 को क्या लिखेंगे। अब देखो, जो नया युवा होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा कि 50 में मैं कितना ऐड करूं 65 आ जाए, तो वो बोलेगा 15। ठीक है, तो वो क्या करेगा 101 में भी 15 ऐड कर देगा। तो 101 में 15 ऐड करेगा, 5 और 1 6, 1 और 116। 116 ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब लॉजिक बिल्कुल गलत। कई कई युवा क्या करेंगे कि यहाँ +15 हुआ है तो 116 नहीं है, 117 है ऑप्शन में, तो क्या पता आगे 16 प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 117 हो गया। कई युवा ऐसे भी करेंगे ऑप्शन 117 में नहीं, बट ये इसका राइट आंसर नहीं है भाई। मैं आपको बार बार बोलता हूँ आंसर वही सही होगा जो यूके SSS कंडक्ट कराएगा। तो जो इसमें पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा था वो कौन सा चल रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 50 जो है ना, 7 का स्क्वायर जो 49 होता है +1 का इसमें लॉजिक चल रहा था। 65 की बात करूँ, 8 का स्क्वायर 8 × 64 + 1 65। इसी तरह से यहाँ हो रहा है 10 का स्क्वायर 10 × 100 + 1 101। तो आगे क्या होगा 11 का स्क्वायर +1, तो 11 का स्क्वायर 121 + 1 कितना 122। ये इसका राइट आंसर था, 122 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, वो जो मैंने पहले बताया वो फर्जी लॉजिक है भाई। जो नया युवा होगा वो उसी तरह से लॉजिक लगाएगा और सोचेगा कि मैंने एक क्वेश्चन सही कर दिया, बट वो गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन कह रहा है कि BOULDER को क्या लिखते हैं, ZMSIBCP लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड में ELK को क्या लिखेंगे। देखो सबसे आसान तरीका है कि हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेसिंग कर दो। अब कैसे कर दो, जैसे A है तो A की प्लेसिंग 1, ऐसी B की प्लेसिंग 2, C की प्लेसिंग 3। इसी तरह से आप याद रखने का तरीका होता है इजॉटी, EJOTY। इजॉटी क्या है, 5 ऑफ मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25, ये इनके प्लेस हैं। E 5 नंबर पे आता है, F जो है 6 नंबर पे आता है, इसी तरह B कितने नंबर पे आता है 2, O कितने नंबर पे आता है 15, U 21, L 12, D 4, E 5, R 18। इस तरह से आप इन्हें अल्फाबेट जो है इनको प्लेस करके आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। P आपके पास प्रिंस 16 साल का, C 3, B 2, I 9, S 19, M 13 और Z 26। तो मैंने क्या कर दिया, हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेस लिख दी। क्यों लिखी, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो सॉल्व करके देखते हैं। देखो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो वो एक पर्टिकुलर लॉजिकली पैटर्न बनाएगा भाई। ठीक है, एक लॉजिकली सीक्वेंस बनाएगा। अब आप बोलोगे कैसा सीक्वेंस, तो जो सीक्वेंस बनाएगा लॉजिकली +1 +2 +3 +4, एक लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है ना, 1 2 3 4, जैसे +1 -1 +2 -2, एक लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है। ऐसे नहीं करोगे आप कि कहीं पे +1 कर दिया, कहीं पे +10 कर दिया, कहीं पे +15 कर दिया, नहीं, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। जैसे आपके पास लॉजिकल सीक्वेंस हो गया -2 -2 -2 -2, तो पूरा पैटर्न आपको पता चल रहा है कि सारे जो लेटर हैं इनमें क्या हो रहा है, -2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो इस तरह आपको पैटर्न पहचानना है। अब आप मुझे बताओ कि अगर 26वां लेटर Z है और आपको 27 तक लेटर लिखना है या 28वां लेटर लिखना है, तो क्या होगा, लेटर्स रिपीट होने लग जाएंगे। जैसे फिर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, इस तरह से लेटर रिपीट होने लग जाएंगे। अब देखो पहला लेटर देख के कहीं जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा भाई, तो जब समझ ना आया तो इसे छोड़ दो। ठीक है, आगे देख रहे, आगे चेक करो। तो देखो 15 को 13 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। 21 को 19 बनाने के लिए मुझे -2 करना पड़ेगा। ठीक है, L 11 होता है भाई। ठीक है, 11 को 9 बनाने के लिए -2, 4 को 2 बनाने के लिए -2 और
-2। तो देखो अब आप पीछे की तरफ जाओगे तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, तो पीछे वापस कौन सा वर्ड आ जाएगा 26। तो मैंने अभी आपको बताया 26 के बाद फिर 1 2 रिपीट हो जाएगा, तो 2 माइनस कर रहे होंगे तो 26वां लेटर Z। मैंने इसे पहले इसलिए नहीं बताया कि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंस मुझे मिल गया, क्या मिला -2 का, ठीक है। अब जो सीक्वेंस यहाँ लिखा जा रहा है उसी को EL को आपको चेंज करना है इसी सीक्वेंस में। किसको चेंज करना है? EL को। तो E कितना होता है 5, L कितना होता है 12, K 11। तो लॉजिकल पैटर्न आपको पता चल गया, -2 -2 -2। तो 5 में से 2 गया 3, 12 में से 2 गया 10 और ये 9। तो C 3 होता है, J 10 होता है और I 9 होता है। तो CGI है कहीं? ऑप्शन आपके पास C राइट आंसर रहेगा। एक निश्चित कूट भाषा में 329 329 को क्या लिख रहा है? गॉड इज लव। तो बोल रहा है 927 का अर्थ है क्या? लव इज ब्यूटीफुल। लव इज ब्यूटीफुल, PEATIFUL। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको क्या करना पड़ता है? आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह ढूंढना पड़ता है जो नंबर सेम हो, ठीक है, या जो लेटर या जो वर्ड सेम हो। आप देख रहे होंगे लव यहाँ सेम है, लव यहाँ सेम है, इज यहाँ सेम है, इज यहाँ सेम है, और यहाँ आपको देखना पड़ता है कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो सेम है। तो आप देख रहे होंगे 29 यहाँ भी है और 29 यहाँ भी है, ठीक है। बचा क्या? 3। तो गॉड का कोड क्या हो जाएगा? 3 आपके पास राइट आंसर रहेगा। ब्यूटीफुल का कोड पूछता तो 7 होता, ठीक है। अब गॉड इज, ठीक है, इज और लव का कोड, और इज और लव का कोड हम कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर तो हमें दिया नहीं है। आगे आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ई का पुत्र ए है, तो जो ई है उसका पुत्र कौन है? ए है। बी का पुत्र डी है, तो बी का जो पुत्र है वो डी है, ठीक है। ए का विवाह एफ से हुआ, तो ए का विवाह प्लस कर दो जन्म जन्म का साथ एफ से हुआ, तो एफ ऑब्वियस बात है पत्नी होगी। अगर ए पति है तो ए पति है तो एफ क्या होगी? पत्नी होगी, ठीक है। ऐसे तो नहीं है दोनों पति हो जाएंगे, ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर एक लड़का है तो दूसरी क्या होगी? लड़की होगी, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ होगी, अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड होंगे। तो ए की शादी अगर एफ के साथ हो रही है तो एफ फीमेल होगी, क्योंकि ए तो मेल है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। बी की पुत्री एफ है, ठीक है। तो अब देखो ये बी की पुत्री हो गई एफ, और एफ का भाई कौन हो जाएगा? डी, क्योंकि बी के तो पुत्र हैं ये दोनों, एफ और डी बी के पुत्र हैं, ये दोनों भाई बहन हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर। तो डी का ए से संबंध, तो डी का ए से संबंध। अब देखो ये डी की बहन है और बहन का भाई क्या हो जाएगा? शालाराम। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा, शाला। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, और अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद। More than 500 students have cleared their defense exam with us. If you are aiming to clear UK SSSC exam 2022, join and enroll our offline classroom program. Here you will get previous year question paper discussion and latest pattern based test series. So why wait? Start your free trial now with Infinity Coaching Center offline classroom program.